हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मंत्र। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। पिछले क्लास में हम आपको समसूत्री विभाजन के बारे में बता चुके थे। समसूत्री विभाजन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। और अगर बहुत कम होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाता है। आपको जब हम सेंट्रोस में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी इसके बारे में बताए थे, लेकिन वहाँ पर पूरा डिटेल्स में नहीं बताए थे। समसूत्री विभाजन के कितने फेजेज होते हैं, कितने अवस्थाएँ होती हैं? तो 5 अवस्थाएँ होती हैं। चलिए बताइए, सबसे पहला अवस्था कौन सा होगा? सबसे पहला अवस्था इंटरफेज। दूसरा अवस्था कौन होगा? प्रोफेज। तीसरा अवस्था मेटाफेज। चौथा अवस्था कौन सा होगा? एनाफेज। पांचवा अवस्था कौन सा होगा? फटाफट, पांचवा अवस्था टेलोफेज। तो ये सब आपको फेजेस समझ में आ गई थी। चलिए बताइए, अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे अच्छा किसे माना जाएगा? जो बीच वाला होगा। किसको? जो बीच वाला होगा। और बीच में कौन आता है? मेटाफेज। 3 नंबर पे कौन आएगा? मेटाफेज आएगा। तो मेटाफेज अध्ययन की सुविधा के लिए अच्छा माना जाता है। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज होती है। सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। समझ में आया था ये सब बात? समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? आपकी घाव बहुत जल्दी से भर जाती है। छिपकली का पूंछ कट जाएगा तो वो भी भर जाता है बहुत जल्दी। मुंह से क्या करता है? चूहा अपना पूंछ छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसमें समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है। हमारे लीवर में समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है। लीवर खटाखट विभाजन करते करके अपने आप को क्या करता है? रिकवर कर लेता है। तो समसूत्री विभाजन हमारे लीवर में भी क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। कहाँ विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता है। ये सब पिछले क्लास में, बहुत पहले ही क्लास में पढ़ा चुके थे आपको। ये सब कहाँ विभाजन होगा, कहाँ नहीं होगा, समझ में आया था ये सब क्लास? आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। आपको कल के क्लास में बताए थे समसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? सोमेटिक सेल में होता है। कहाँ पे होता है? सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका किसे कहते हैं? तो जिससे हमारी काया बनी हुई है, इसे क्या कहेंगे? कायिक कोशिका। और अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा? जनन कोशिका में। किस में? जनन कोशिका। और जनन कोशिका में क्या आएंगे? अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म एंड ओवम। तो आपको पहले अब बेसिक से समझिए। इसमें क्या होता है? अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होनी चाहिए? 46। आप जाकर ओवरऑल पूरी दुनिया में जाकर देखिएगा, जितने भी ह्यूमन हैं, जिसको कोई सिंड्रोम है, सिंड्रोम के बारे में इसी वीडियो में बताने वाले हैं। जिसको कोई सिंड्रोम है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के जितने भी मतलब मानव हैं, इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, या फिर 23 जोड़ा होती है। क्या होती है? 23 जोड़ा होती है। समझ में आया? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा या 46 होती है। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर बेबी का निर्माण हो रहा है, माँ में से भी कितना चला जाए? 46। और पिता में से भी कितना चला जाए? 46। तो हो जाएगा पूरा 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? आपको बताए थे, अगर एक क्रोमोसोम की संख्या घट जाए तो कोई ना कोई अंग घट जाएगा, और एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए तो लड़का सब क्या हो जाता है? छांगुर हो जाता है। तो सोचिए ना, उसमें 46 से अगर 92 हो जाए, सीधे दुगुना हो जाए, तो आप सोचिए ना, वो बच्चा को लोग खिलाते हैं तो क्या कहते हैं? मम्मी पे गया है, पापा पे गया है। बच्चा को लोग खिलाएंगे तो कहेंगे राक्षस पे गया है। समझ में आया? तो ये क्या हो, अर्धसूत्री विभाजन क्या करता है? अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है? तो बच्चा में भी कितना जाना चाहिए? 46। जितना माता पिता में है, इंसान में जितना क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। तो उतना ही बच्चे में भी जाना चाहिए। जितना माता में है, जितना पिता में है, उतना ही क्रोमोसोम किस में जाना चाहिए? बच्चे में भी जाना चाहिए। टोटल के टोटल 46 क्रोमोसोम ही बच्चे में जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मेल में देखिए, मेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है टोटल कितनी होती है? 46 होती है। और फीमेल में भी कितनी होगी? 46 होगी। इसे हम 2 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में? 2 भाग में बांट देंगे। पहला होगा ऑटोसोम और दूसरा होगा ऑलोसोम। फीमेल में भी पहला होगा ऑटोसोम और दूसरा होगा ऑलोसोम। ऑटोसोम में क्या होगा? 44 होगा। यहाँ पर भी ऑटोसोम में कितना होगा? 44 होगा। और ऑलोसोम में एक जोड़ी होगी, यानी 2 होगी। और अब फीमेल में भी ऑलोसोम में कितनी होगी? 2 होगी। देखिए, जो मेल का ऑटोसोम होता है और जो फीमेल का ऑटोसोम होता है वो बिल्कुल एक समान होता है। इसमें कोई अंतर नहीं होता है। आप देखिए ना, हमारे पास 5 उंगली है, फीमेल के पास भी क्या है? 5 उंगली है। मेल में कितना है? 2 पैर है, फीमेल में भी 2 पैर है। मेल में 2 आँख है, फीमेल में भी 2 आँख है। मेल में 2 किडनी है, फीमेल में भी 2 किडनी है। तो सब क्या होते हैं? जितने मतलब शारीरिक बनावट, जितने 5 उंगली मेरे पास है तो 5 उंगली फीमेल के पास भी होगा। तो आप देखिएगा क्या होता है कि फीमेल का लीवर मेल में लगा दिया जाता है, मेल का किडनी फीमेल में लगा दिया जाता है, फीमेल का दिमाग रहने दीजिए, दिमाग मत ले जाइए, दिमाग को जहाँ है वहीं पर रहने दीजिए। तो मेल में क्या होता है? तो जितने भी ऑटोसोम होते हैं, फीमेल का ऑटोसोम और मेल का ऑटोसोम दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होता है। समझ में आया? जैसा
शारीरिक बनावट मेल का होता है वैसा ही शारीरिक बनावट फीमेल का भी होता है। थोड़ा अंतर होता है किसके वजह से? ऑलोसोम के वजह से। ये छोटा ऑलोसोम क्या करता है? बहुत सारा शारीरिक ढांचा क्या करता है? इधर उधर कर देता है। अब देखिएगा 12 साल की उम्र तक, 10 से 12 साल की उम्र तक आपको लड़का और लड़की का शारीरिक बनावट आप में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। 10-12 साल के बाद क्या होता है? फीमेल में जो होता है स्तन ग्रंथि होता है, जिसकी वजह से उसका स्तन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? फीमेल में ये ऑलोसोम की वजह से ही हो जाता है। समझ में आया? और मेल में क्या होता है? ऑलोसोम। फीमेल में भी ऑलोसोम। तो ये ऑलोसोम में अंतर होता है, जबकि ऑटोसोम क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। मेल के या फिर फीमेल के ऑटोसोम क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ऑलोसोम में क्या होते हैं? थोड़ा बहुत डिफरेंसेज होते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि मेल और फीमेल का 45 जो क्रोमोजोम होते हैं एक समान होते हैं। यहाँ पर देखिए ना, इसमें भी एक्स सैले है, इसमें भी। यहाँ पे देखिए फीमेल में एक्स वाई कर दिया है, गलत हो गया। यहाँ पे एक्स एक्स होगा, क्या होगा? एक्स एक्स होता है। चलिए अब हम क्या बोले हैं? अर्धसूत्री विभाजन हमको करना है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? यहाँ पे मेल में कितने हैं? 46 और फीमेल में कितने हैं? 46। तो इधर से आएगा 23 और इधर से भी आएगा कितना? 23। तो इसको हम दो भाग में पहले तो बांट चुके हैं। पहला क्या है? ऑटोसोम। पहला क्या है? ऑटोसोम। और दूसरा क्या है? ऑलोसोम। तो देखिए इसमें तो इस मेल में से तो कितना आएगा? आधा आएगा, 22। और फीमेल में से भी ये ऑटोसोम में से कितना आएगा? आधा आएगा, 22। तो ये 22 + 22 मिलकर कितना हो गया? 44। तो बच्चे में कितना आ चुका है? 44 आ गया है। कितना आया? 44 आया है। चाहिए कितना? 46। अब हमको क्या करना है? इस मेल के जो ऑलोसोम है इसमें से एगो मंगाना है, और यहाँ फीमेल का जो ऑलोसोम है उसमें से कितना मंगाना है? एगो मंगाना है, 4 गो नहीं मंगाना है, गलती हो गया यहाँ पे। कितना मंगाना है? एगो यहाँ से मंगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले यहाँ से एक यहाँ से आ गया मेल का जो क्या है? ऑलोसोम, इसमें से एक आ गया, और यहाँ फीमेल के ऑलोसोम में से एक आ गया। तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। कितने केस होंगे? 2 केस हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम केस स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए केस नंबर 1। पहला केस ये होगा कि फीमेल में क्या पाया जाता है? एक्स और एक्स पाया जाता है, और मेल में क्या पाया जाता है? एक्स और वाई पाया जाता है। ये हो गया मेल का और ये हो गया फीमेल का। तो हो सकता है इधर से क्या आ जाए? इधर से तो एक ही संभावना है, फीमेल से क्या आ सकता है? या तो एक्स आ सकता है, और दूसरे केस में भी क्या आ सकता है? एक्स ही आ सकता है, दूसरा कोई तो आएगा नहीं। मेल में से संभावना हो सकता है कि हो सकता है इसमें से क्या आए? एक्स आए, या फिर क्या आ जाए? वाई आ जाए। तो अगर एक्स और एक्स आएगा तो संतान होगी क्या होगी? गर्ल होगी, लड़की होगी। और फीमेल, अगर फीमेल में से अगर क्या हो जाए? मेल में से अगर वाई आ जाए तो जो संतान होगा वो क्या होगा? बॉय होगा, लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। तो लिंग का निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो किसके वजह से होता है? मेल या फीमेल की वजह से? मेल की वजह से होता है। समझ में आया? और इसी की वजह से क्या होती हैं, जितनी भी फीमेल होती हैं वो कई सारी बीमारियों का वाहक बन जाती है, क्योंकि उसमें क्रोमोजोम कौन सा पाया जाता है? एक्स वाला ही क्रोमोजोम पाया जाता है, वाई वाला नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, उसमें एक्स क्रोमोजोम क्या होते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होता है। और एक्स क्रोमोजोम में आप देखिए, अगर किसी मेल को क्या हो जाए? कलर ब्लाइंडनेस हो जाए, तो अगर उसका कौन सा क्रोमोजोम प्रभावित होगा? एक्स क्रोमोजोम प्रभावित हो गया। ये एक्स वाला क्रोमोजोम क्या हो गया? प्रभावित हो गया। तो मेल को यदि क्या हो जाए? कलर ब्लाइंडनेस हो जाए, तो उसका केवल एक्स वाला क्रोमोजोम प्रभावित होगा। अगर उससे कोई लड़की होती है तो वो पक्का है कि जो कलर ब्लाइंडनेस मेल को है वो कलर ब्लाइंडनेस उसके बच्ची को भी हो जाएगी, क्योंकि इधर से भी तो एक्स ही आने वाला है। लेकिन अगर उससे कोई लड़का होता है तो उसमें क्या जाएगा? वाई वाला जाएगा। तो उस मतलब 50% चांस बनता है कि उसमें क्या होगा? जाएगा। 50% चांस बनता है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक बीमारी है। बीमारी वाले चैप्टर में आपको इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। समझ में आया? तो देखिए, अगर किसी मेल को क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसका कौन सा क्रोमोजोम प्रभावित होता है? एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होता है। तो अगर उससे कोई लड़की होती है तब तो फिर कलर ब्लाइंडनेस किस में चला जाएगा? उसके लड़की में चला जाएगा। लेकिन लड़का हुआ तो उसमें नहीं जाएगा। लेकिन अगर फीमेल में अगर वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो इसमें तो एक्स क्रोमोजोम ही प्रभावित होता है, और इसके पास दोनों एक्स क्रोमोजोम ही है, मतलब इसका पूरा एक्स क्रोमोजोम क्या है? प्रभावित है। तो इससे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस ट्रांसफ़र होगा ही होगा। तो ये क्या होती है? महिलाएं जो होती हैं बहुत सारे रोगों का वाहक हो जाती है, क्योंकि इनके पास केवल एक्स क्रोमोजोम ही पाया जाता है, और मेल के पास क्या पाया जाता है? एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। लिंग का निर्धारण कौन करता है? मेल करता है या फीमेल करती है? मेल करता है, क्योंकि इसके पास एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, और एक्स और वाई मिलेगा तो
लड़का होगा। तो ये आपको समझ में आया। मेल को कितने कितने भाग में, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ऑलोसोम, ये सब आपको पढ़ा दिए। तो यहाँ पे देखिए जो ऑटोसोम क्या है, ऑटोसोम तो सेम रहेगा, ऑटोसोम क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी ऑटोसोम क्या होगा, सेम होगा। 22 इधर से आएगा, 22 इधर से होगा, 44 हो जाएगा। और इधर से क्या ऑलोसोम में से क्या आएगा, एक आएगा। इधर से ऑलोसोम में से कितना आएगा, एक आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 ऑलोसोम हो जाएंगे, टोटल कितना 46। और उसके बाद से जितना माता पिता में हुआ उतना ही कितने आ गया, बच्चा में आ गया। तो जितना माता पिता में क्रोमोजोम की संख्या थी उतना ही बच्चा में भी आ गया। 46 माता पिता में भी थे, 46 बच्चा में भी आ गया। तो बच्चा माँ पर पड़ा है, पापा पर पड़ा है। और वहीं अगर 46 इसमें से आता और 46 इसमें से भी आता तो पता चलता बच्चा का पंख वंख सब आ जाता। पैदा होते ही बोलता आज मेरा बर्थडे है, चलिए बर्थडे मनाया जाए, केक का काटा जाए। मम्मी कंफ्यूज हो जाएगी, ये बोल कैसे रहा है। समझ में आया। तो इसमें कितना आता है, 46। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेल का क्या होता है, ऑलोसोम होता है, और फीमेल का ऑलोसोम होता है। अगर इसमें चेंजेस हो जाता है, जैसे यहाँ से क्या आ जाए, एक्स वाई, और इधर से एक्स आ जाए, इधर से दोनों आ जाए, क्यों क्या आ जाए, इधर से दोनों आ जाए एक्स वाई, और इधर से केवल एक आए एक्स। तो ये सब क्या हो जाते हैं। अगर इसमें अगर ऑलोसोम में कोई भी दिक्कत होता है, इसमें इनका मतलब मिलान में किसी प्रकार का दिक्कत होता है ऑलोसोम में, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसजेंडर हो जाता है। जो लड़का होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसजेंडर हो जाता है, किन्नर हो जाता है। तो किन्नर कैसे होते हैं, या देखिए इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। किन्नर में भी कितने प्रकार होते हैं, एक तो क्या होगा, पुरुष की तरह दिखेगा, और एक महिला की तरह दिखेगी। तो उसके बारे में भी आपको यहीं पे समझा देते हैं। चलिए देखिए, अगर यहाँ मेल में से क्या आ जाए, मेल में से अगर एक्स वाई आ जाए और इधर से केवल एक्स आ जाए, तो एक्स और वाई और एक्स आ जाए, तो इसमें किसका गुण ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि मेल में से ज़्यादा आया है तो इसमें मेल का गुण ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर मेल में से एक्स आ जाए और फीमेल में से भी क्या हो जाए, दोनों एक्स आ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे उसके गुण किसके तरह जैसे मिलेंगे, फीमेल के जैसे मिलेगा। समझ में आया। तो वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको दोबारा से डिस्क्राइब कर देंगे, या फिर एक स्पेशल वीडियो आपके जो डाउट है उस पर बना दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद से आता है सिंड्रोम। सिंड्रोम बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हमको 4 सिंड्रोम ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यही सारे सिंड्रोम पूछे जाते हैं। सिंड्रोम बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको कितना पढ़ना है, 4 पढ़ना है। सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोजोम की संख्या ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, 46। लेकिन इसका या तो बढ़ जाना या फिर घट जाना, ये क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। तो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोजोम की क्या होती है, अनियमितता हो जाती है, मतलब क्रोमोजोम की संख्या या तो घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहेंगे। और इसके कारण शरीर में बहुत सारे असामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। चलिए, सिंड्रोम क्या कहलाता है, तो सिंड्रोम का घट जाना या बढ़ जाना ये क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। क्रोमोजोम की संख्या में घटना या बढ़ना ये क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए, ऑटोसोम कितने होते हैं, 44 होते हैं। ऑटोसोम कितने होते हैं, 44 होते हैं। ऑलोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ऑलोसोम में अगर घटेगा या बढ़ेगा तब तो ट्रांसजेंडर हो जाएगा वो। लेकिन जब ऑटोसोम में घटेगा या बढ़ेगा, ऑलोसोम में बढ़ करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसजेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑटोसोम में घटेगा या बढ़ेगा तब क्या होगा, तो इसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। ये जितने भी शारीरिक बनावट का क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। शरीर को कौन बनाता है, ये 44 क्रोमोजोम में किसी का काम होगा आँख बनाना, किसी का काम होगा लीवर बनाना, किसी का गुर्दा बनाना, किसी का फेफड़ा बनाना। तो ये सब बनाने का कार्य कौन करता है, ये 44 क्रोमोजोम करते हैं। शरीर निर्माण का कार्य कौन करते हैं, 44 क्रोमोजोम। जबकि सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग निर्धारण का कार्य कौन करते हैं, ये जो 2 क्रोमोजोम है ये क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। तो जो सिंड्रोम होते हैं वो किस में होते हैं, शारीरिक बनावट में इधर उधर करते हैं, न कि किसी का लिंग निर्धारण करते हैं। समझ में आया। तो सिंड्रोम किस में होता है, ऑटोसोम में या ऑलोसोम में, किस में होगा, ऑटोसोम में होगा। तो सिंड्रोम क्या होती है, संख्या का घट बढ़ जाना, क्रोमोजोम की संख्या का क्या हो जाना, घट बढ़ जाना, क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। चलिए, इसमें प्रमुख सिंड्रोम हम देखते हैं। सिंड्रोम तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हम आपको 4 सिंड्रोम यहाँ पे बताने वाले हैं। पहला होगा टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये टर्नर सिंड्रोम में एक ही मतलब सिंड्रोम से यही क्वेश्चन पूछता है कि क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाती है। सिंड्रोम का नाम दे देगा और बताया कि बोलिए कि इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाती है, और ये मेल में होता है कि फीमेल में होता है। बस यही 2 क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप यहाँ पे बस उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, केवल देख लीजिएगा कि इस क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो रही है, और ये पुरुष में होगा मतलब मेल में होगा या फीमेल में होगा। तो पहला होता है कौन, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोजोम की संख्या क्या हो जाती है, घट कर 45 हो जाती है, और ये केवल स्त्रियों में देखा जाता है।
किसमें देखा जाता है? स्त्रियों में देखा जाता है। अब इस सिंड्रोम से क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम में यदि क्रोमोसोम की संख्या घटकर 45 हो जाएगी तो इसमें लड़कियों में क्या हो जाएगा, जो फीमेल होती है उसमें बांझपन की समस्या देखने को मिलेगी। वो क्या होगा, मतलब आगे अब संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, बांझपन की समस्या देखने को मिलेगी। और उसका शरीर क्या हो जाएगा, अविकसित हो जाएगा। शरीर कैसा रहेगा, अविकसित रहेगा। तो देखिए अविकसित, देखिए जब आपको ब्रेन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम सोमेटोट्रैपिक हार्मोन के बारे में बताएंगे, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, जिसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो उसके द्वारा भी शरीर, अगर उसकी कमी हो जाएगी तब भी शरीर क्या हो जाता है, अविकसित हो जाएगा। अगर सोमेटोट्रैपिक हार्मोन का भी कमी हो जाएगा तो लड़कियों का शरीर जो होता है, चाहे लड़का का शरीर, किसी का भी शरीर होगा, अगर वृद्धि हार्मोन की कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, अविकसित हो जाएगा। इसे हम सोमेटोट्रैपिक हार्मोन कहते हैं। शॉर्टकट में इसे हम लोग वृद्धि हार्मोन कहकर निकल जाते हैं। तो आप लोग वृद्धि हार्मोन, अगर आपको शॉर्टकट लग रहा है तो आप वृद्धि हार्मोन ही याद रखिए। किससे रिलीज होता है, पीयूष ग्रंथि से। ब्रेन चैप्टर में आपको ये पढ़ाएंगे। तो ये क्या होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर 45 हो जाती है और इसमें स्त्रियों की जो फीमेल की शरीर होती है वो क्या होती है, अविकसित रह जाती है। तो देखिए 99% जो अविकसितता का कारण है, फीमेल में अविकसितता का कारण है, वो क्या है, वृद्धि हार्मोन की कमी, न कि टर्नर सिंड्रोम। देखिए मतलब 1% समझ जाइए, मतलब 100, मतलब आप पूरा जिला खंगालिएगा ना, पूरा एक जिला खंगालिएगा तो उसमें लगभग 20 से 25 को मिलेगी ऐसा जिसको कौन सा सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम के वजह से उसका शरीर क्या हो गया होगा, दुबला पतला, या फिर विकास नहीं हो गया हुआ होगा। नहीं तो 99% में क्या होता है कि शरीर का जब विकास रुकता है तो उसमें कौन जिम्मेदार होता है, वृद्धि हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो आप अगर कोई क्या हो, अगर कोई फीमेल है और वो क्या है, दुबली पतली है, या फिर उसके शरीर का विकास नहीं हुआ, तो आप वहाँ कतई भी अंदाजा मत लगाइएगा कि उसको टर्नर सिंड्रोम होगा। समझ में आया? तो टर्नर सिंड्रोम से क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। शरीर का विकास नहीं हो पाता है अच्छे से, और इसमें लड़कियों में क्या हो जाता है, फीमेल में बांझपन की समस्या देखा जाता है। चलिए दूसरा होता है क्लीफेंटर सिंड्रोम। कौन सा, क्लीफेंटर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। इसमें बढ़ जाता है क्रोमोसोम की संख्या, क्या अभी जितना भी होगा सब बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो क्लीनफेंटर सिंड्रोम में क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। और यह केवल किस में देखने को मिलेगा, पुरुषों में देखने को मिलेगा, मेल में देखने को मिलेगा, और इससे नपुंसकता हो जाती है। समझ में आया? चलिए आगे हो गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 47 हो जाती है। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर एकदम बेढौल हो जाता है। समझ में आया? जीभ तथा होठ मोटा हो जाते हैं। देखिए परोरा टाइप का एकदम उसका ओठ हो जाएगा, तो ओठ मोटा जाता है। मनुष्य मंदबुद्धि हो जाता है, लोग उसको पागल टाइप के बोलने लगते हैं, पागल पागल सबको, तो मंदबुद्धि टाइप का हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, मंगोलाइट कहे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, मंगोलाइट कहते हैं। चौथा होता है पटाउ सिंड्रोम। ये भी मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर क्या होती है, 47 ही होती है। यह मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें मंदबुद्धि होता है और उसका ओठ का ऊपर का देखिएगा कट जाता है। किसी किसी का ओठ, दोनों ओठ के बीच में क्या हो जाता है, कटा हुआ होता है। लोग कहते हैं कि जब ग्रहण लगा था तो इसकी अम्मी, जो मम्मी थी, वो सब्जी काट रही थी, इसीलिए इसका ओठ कट गया है। वैसा कुछ नहीं होता है। ग्रहण लगता है वो अलग बात है। देखिए गलती से भी धर्म और विज्ञान दोनों को आपस में मत जोड़िएगा, नहीं तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दोनों ब्लास्ट कर जाएगा। ना धर्म बचेगा ना विज्ञान बचेगा। समझ में आया? तो धर्म और विज्ञान दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य बिल्कुल ही मत कीजिएगा। जो ओठ फट जाते हैं, मतलब गांव में कहावत है कि उसकी मम्मी ग्रहण में क्या कर रही होगी, सब्जी काट दी होंगी, इसीलिए इसका ओठ कट गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब वैसे, अब धर्म में क्या रहस्य है इसके बारे में आप धर्म में जाकर देखिएगा। यहाँ पढ़ा रहे हैं, मतलब आया तो हम बोल दिए। समझ में आया? अब देखिए एक वायरस होता है, वायरस के बारे में आपको बता चुके हैं। ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वायरस क्या करता है, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, क्योंकि वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के कड़ी माना जाता है वायरस को। अगर वायरस क्या है, एक जगह पड़ा हुआ है तो वो निर्जीव के जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे ही किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो वो सजीव जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको माना जाता है, वायरस को माना जाता है। तो वायरस कोशिका का सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो आपका ये सेल चैप्टर आज समाप्त होता है। अब आगे आपका चैप्टर है जिसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू पढ़ाने से पहले हम आपका टेस्ट लेंगे, और टेस्ट में आपको हम पूरा सेल चैप्टर का टेस्ट लेंगे। उसमें आपको देखेंगे कितना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब आपको हम टेस्ट लेंगे। उसके बाद से क्या शुरू किया जाएगा, टिश्यू चैप्टर उत्तक पढ़ाएंगे। समझ में आया? सेल चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर हमको कमेंट कीजिएगा, हम पूरा सेल चैप्टर का एक ही वीडियो में रिवीजन करा देंगे। 2-2.5 घंटा का वीडियो होगा, उसी में आपका एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाएगा पूरा सेल चैप्टर का। तो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।